नौकरी के बदले जमीन घोटाले की लैंड फॉर जॉब स्कैम जिसको कहा जाता है। इस मामले में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा अब और कस गया है। ईडी ने कल लालू यादव से पटना में 10 घंटे के करीब पूछताछ की थी। अब आज उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल जवाब हो रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी ईडी के पटना दफ्तर में ही पूछताछ होने वाली है। ईडी ने 19 जनवरी को समन भेजकर लालू यादव को 29 जनवरी को और तेजस्वी को आज पेश होने के लिए कहा था। कल लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर गए थे और 10 घंटे तक वहां उनके साथ पूछताछ हुई थी। 50 से ज्यादा सवाल हुए। पता चला है 2004 से 2009 के बीच जब वो रेल मंत्री थे तब हुए इस कथित घोटाले के बारे में उनका रोल क्या था ये उनसे पूछा गया। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। अब ईडी इस मामले में तेजस्वी यादव से भी एक बार पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले भी हो चुकी है, एक दूसरी बार होगी। उनसे 11 अप्रैल 2023 को 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे और तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे जो भी मालूम था मैं तब सब कुछ बता चुका हूं। फिर भी उनको दोबारा बुलाया गया है। आज उनको दूसरी बार यहां पर बुलाया गया। 2 समन उनको आए थे लेकिन इससे पहले तेजस्वी ने व्यस्त होने का तर्क देकर के पेश होने से इनकार कर दिया था। अब सरकार बदली हुई है, बिहार के अंदर भी हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज पीएमएलए एक्ट के तहत तेजस्वी का बयान दर्ज होगा और ईडी ने इस पूरे केस में दरअसल तेजस्वी यादव को लाभार्थी बनाया हुआ है कि इस पूरे मामले में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सबके बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव हैं। भले ही उस वक्त वो नाबालिग थे लेकिन जमीन इनके नाम हुई, पैसा इनके अकाउंट में आया। ऐसा ईडी अपनी तफ्तीश के अंदर उसने बताया है और ये कोर्ट के सामने भी उसने रखा है और कहा है कि उन दिल्ली में 150 करोड़ रुपए का जो बंगला है जो तेजस्वी यादव के नाम पर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पॉश इलाके के अंदर, वो उनके पास कैसे आया, उसका मालिकाना हक उनको कैसे मिला, इसको लेकर के भी पूछताछ उनसे होगी। और ये बंगला जो है एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है और इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव है। ईडी का कहना है कि यह कंपनी दरअसल एक शेल कंपनी है और इसका इस्तेमाल लैंड फॉर जॉब मामले में काले धन को छुपाने के लिए किया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपया है लेकिन इसे मात्र 4 लाख रुपए में खरीद लिया गया। 150 करोड़ रुपए जिसकी कीमत हो बंगले की, वो 4 लाख रुपए में हासिल कर लिया गया। और तेजस्वी यादव से जाहिर है कि ये सारे सवाल जवाब जो हैं वो होंगे। तो अभी तेजस्वी यादव सरकार में नहीं बल्कि सरकार ही थे, कुछ लोग कहते हैं बिहार के अंदर, और आज उनको ईडी के सामने इस तरीके से पेश होना पड़ रहा है। सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस मामले में होगी। देखिए, अभी तो पूछताछ हो रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव की स्थिति बड़ी खराब है। या तो वो ये बोलें कि मैं जो हूँ नाबालिग था और सब कुछ लालू यादव ने कर दिया, पैसा वैसा डाल दिया मेरे अकाउंट में, या तो ये कह दें, या तो ये लालू यादव फंसेंगे या तेजस्वी यादव फंसेंगे। तो मुझे लगता है कि इस मामले में पूरा परिवार जो है लालू यादव का, वो पूरा परिवार फंसा हुआ है। और जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ है, जिस तरह से चीज़ें की गई हैं और जिस तरह से शातिर तरीके से करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है ईडी को ये अब सब कुछ निकल के आ गया। और ऐसे में लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनके बाकी जो बच्चे हैं, उनका बचना भी इसमें बहुत मुश्किल हो। एक बार जरा देख लेते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी इसमें क्या कह रही है। और अभी अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, उन्होंने लालू यादव और उनके बेटे से ईडी की इस पूछताछ के बारे में क्या कहा है। अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा लेकिन हमें कहना पड़ेगा, श्रीमान शुरुआत आपने की थी। ये तो खुलकर चुनौती दे दी मनोज झा ने कि आज आप जहां पर गद्दी नशी हैं, कल को हमारी भी बारी हो सकती है। समीर जी,
निश्चित रूप से मुझे लगता है पूरा विपक्ष ईडी से परेशान है। घोटाला किया है तो जांच होगी और सामना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव का फंसना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि राबड़ी देवी ने 4 फ्लैट जो 7.5 लाख रुपए में खरीदे थे, वो 3.5 करोड़ में अबू दोजान को बेचे और वो पैसा तेजस्वी के खाते में गया था। इसके अलावा अमित कात्याल से भी तेजस्वी का पैसों का लेन देन हुआ है, जो इस कंपनी के मालिक थे, जिन्होंने जो 150 करोड़ का बंगले की जो ईडी बात कर रही है, जो तेजस्वी यादव को सिर्फ 4 लाख में बेचा, उसमें अमित कात्याल की बड़ी भूमिका रही है। और उसने गुड़गांव में कई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट किया, जिसका पैसों का ट्रांजेक्शन तेजस्वी यादव के खाते में गया है। ईडी उसकी भी जांच कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब तेजस्वी बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खातों का ट्रांजैक्शन में बैंक में पैसा आया हुआ है और तेजस्वी यादव ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये पैसा उनके खाते में किस संदर्भ से आया, उन्होंने ऐसा कौन सा डील किया था, कौन सा बिजनेस किया जिसमें उन्हें इतनी लंबी चौड़ी कमाई हो गई और करोड़ों रुपए उनके खाते में आए। मुझे लग रहा है पूरा परिवार इस जमीन के मामले में अंदर जाने वाला है और ईडी का सामना करेंगे। कल लालू प्रसाद ने किया, आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है मीसा भारती को भी बुलाया जाएगा। यह तय है कि पूरा लालू परिवार जमीन के मामले में इन्वॉल्व है और आने वाले दिनों में इनका जाना तय है। और 1 लाख वर्ग फुट की जो पटना की जमीन है, उसके बारे में तो पूरी जानकारी अमित कात्याल ने खुद दे दी है ईडी को। तो मुझे लगा कि जो सबूत है ईडी के पास, उसके बाद इस परिवार का बचना लगभग नामुमकिन है। बात वही है जो भी आपने कही ना कि ये सारा बेनिफिशियरी भी इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को जो बनाया गया है, ये बात सही है। 2004 से 9 के बीच का मामला है। लालू यादव रेल मंत्री थे, तब ये सब कुछ हुआ और उस वक्त ये किसी पद पर भी नहीं थे और नाबालिग थे। तो लेकिन उनकी माँ ने या उनके पिताजी ने, किसी ने, माँ ने तो किया, ये राबड़ी देवी ने पैसा डाला उनके नाम पर, या किसी कंपनी को अगर किसी कंपनी ने अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी तो उस कंपनी का मालिक जो है तेजस्वी यादव बन गए। 4 फ्लैट 7.5 लाख रुपए में खरीदे। अब तेजस्वी यादव की कल्पेबिलिटी इसमें खुद कितनी है, यही ईडी को साबित करना है कि वो किस तरीके से इसमें बेनिफिशियरी हैं। तो आरोपी भी है क्या? नहीं तो बोलना तो ये पड़ेगा ना कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे फादर ने किया या मेरी माँ ने तो किया। सही बात है। तो फिर नहीं, अब लेकिन एक बात दूसरी आपको जो जाननी चाहिए कि आप सोचते होंगे भाई जमीन ले ली नौकरी के बदले। अच्छा, किसकी जमीन थी? ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती हो रही थी रेलवे के अंदर, जिसको आप 4th क्लास एम्प्लॉय कहते हैं। मतलब कोई क्लर्क, कोई चपरासी होगा, उस स्तर की भर्तियां जो हैं वो रेलवे के अंदर होनी थी। तो बहुत गरीब लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया होगा और उन आरोप है कि लालू यादव ने, वो रेल मंत्री और कोई मान लीजिए एक चपरासी के लिए भर्ती कर रहा है और उस व्यक्ति के परिवार की जमीन जो है वो उन्होंने उसके बदले में रखवा ली और जमीन ली। ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ गए हैं, बहुत सारी भर्तियां सामने आ चुकी हैं कि ये व्यक्ति की भर्ती हुई, इसके एवज में इसने यहां पर इसके पास जमीन थी, ये इसने किस वाया होते हुए कैसे कैसे लालू जी तक अपनी जमीन पहुंचवाई। फिर वो जमीन कई मामलों में और फर्दर आगे बेच दी गई महंगे दाम में, मतलब बहुत कौड़ियों के दाम में जमीन खरीदी गई और बहुत महंगे दाम में वो जमीन बेच दी गई। और जो रुपया पैसा आया उसमें जो बेनिफिशियरी बनाया गया है तेजस्वी यादव को, ऐसे ही है कि वो पैसा जब आया तो वो उनके अकाउंट में डाल दिया गया। ऐसा कुछ मामला जो है बनाया है। लेकिन मतलब घोटालों में भी एक बड़ा शर्मिंदा करने वाला आप कह सकते हैं प्रकरण ये है, हर्षवर्धन जी। नहीं, और सबसे जो इसमें एक उसका जो बुरा पक्ष है कि बार बार ये कहा जाता है कि लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, एक बड़ा वर्ग कहता है। और कई बार लगता भी है कि ठीक है भाई, एक समय में सामंती राज रहा होगा तो लालू जी ने एक वर्ग के हाथ में लाठी दे दी, एक वर्ग के हाथ में ताकत दे दी। लेकिन जिस वर्ग से उन्होंने जमीन ली वो वर्ग कोई सामंती वर्ग तो रहा नहीं होगा, वरना उसको ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी क्लर्क और चपरासी की जो नौकरी है उसके लिए जाना नहीं पड़ता। और जो सबसे बुरी बात है कि इतना बड़ा नेता इतना कुछ कर रहा है, उसने जब कहा जाता है ना, और कई बार लोग ये कहते हैं तो वो बात ठीक लगने लगती है कि जो व्यक्ति जेल गया तो अपनी पत्नी को ही कुर्सी पर बिठा गया, अपना एक बेटा उप मुख्यमंत्री, एक बेटा मंत्री, एक बेटी सांसद, और अब कहा जा रहा है कि एक और बेटी राजनीति में आने की कोशिश कर रही। इसमें जो ईडी ने आज प्रेस रिलीज जारी की है, कल के पूछताछ के बाद, चूंकि ये चर्चा होनी ही थी और जिस तरह से उनकी लालू जी की एक बेटी हैं, उन्होंने ट्विटर पर, लगभग सोशल मीडिया पर, एक्स पर धमकी वाले अंदाज में लिखा है कि अगर खरोच भी आ गई तो देखना क्या होगा। सवाल ये है कि जब आपने कोई बेईमानी का आरोप है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उसमें एजेंसी ही जांच करेगी। और उस वक्त ये नहीं देखा जा सका। अभी तो कुछ दिन पहले लालू जी वो बस में बैठकर निकले थे और कह रहे थे कि पूरे देश से हम वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। हर बैठक में तो जा रहे थे। अचानक कल मीसा जी एकदम रुआसी हो गई और कहने लगी कि हमारे पिता चल नहीं पा रहे। निश्चित तौर पर लालू जी की उम्र बहुत है, लेकिन उम्र कोई भी हो, उनका गुनाह बड़ा दिख रहा है। जो ईडी की रिलीज है वो बता रही है, 2 कंपनियों के नाम बता रही है, अमित कात्याल के नाम बता रही है, उनकी गौशाला में काम करने वाले व्यक्ति का नाम बता रही है, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, उनके नाम बता रही है।
और इन नामों के साथ वो अमाउंट जिसको बार बार कहा जाता है कि आपने कुछ लाभ हुआ है क्या, कुछ रकम आई है क्या, वो भी सामने दिख रहा है। अब उसके बाद भी अगर जांच ना हो तो फिर तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये बात बार बार समझी जानी चाहिए कि इन गरीबों की जमीन ले ली गई जिस तरह से, उसकी लड़ाई शिवानंद तिवारी ने लड़ी, उसकी लड़ाई रविशंकर प्रसाद ने लड़ी, उसकी लड़ाई नीतीश कुमार ने लड़ी, उसकी जो पूरे उसके जो निर्णय आए वो कांग्रेस सरकार के समय में आए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं रही थी। हाँ, ये जरूर है कि अब आप आज सुनते हैं ना कि वो बीजेपी वाली लॉन्ड्री चल रही है, वॉशिंग मशीन में जाओ, इधर से कुछ भ्रष्टाचार करके निकलो, उधर ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या पहले वही चल रहा था क्या लालू जी को वो सारा भ्रष्टाचार उनका धुल गया था? तो ये सारे सवाल हैं और उसका जवाब तभी मिलेगा जब ये जांच पूरी हो जाए और ये निकल कर आए अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं हुआ था तो उसके आधार पर कौन लोग उसमें शामिल। लेकिन ये सब तय तब होगा जब एजेंसियां जांच करेंगी, फैक्ट न्यायालय के सामने जाएगा। और यहां एक बात फिर से मैं दोहरा दूं, लालू जी दोषी हैं, चारा घोटाले में दोषी हैं, सजा मिली है उनको, अब उनको फिर भी छोड़ दिया गया। आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। चलिए खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे राज्य की ओर। हमने झारखंड की और बिहार की बात की है, आज पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यूं तो ये कह चुकी हैं कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी को मनाने की जैसी टोन दिखाई देती है। और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अभी जो भी कह रही हो, साथ में वो ये भी तो कहती है ना कि हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमें बीजेपी को हराना है, और वो ये भी कहती हैं कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो आप वेट करिए, हमारा समझौता उनके साथ होगा। अब ये हो सकता है क्या ममता बनर्जी के बड़ा स्पष्ट कह देने के बावजूद? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह कहा है कि टीएमसी इंडिया अलायंस में बने रहने के लिए तैयार है। अभिषेक बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर कहा कि कांग्रेस की तरफ से सीटों के बंटवारे में देरी हो रही थी, इसीलिए ये दूरियां बढ़ी। वहीं अभिषेक के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश सामने आए और उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग बहुत जल्द कर ली जाएगी और गठबंधन में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। আর তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে কংগ্রেসের কি অবস্থান এটা ইতিমধ্যেই আমাদের দলের সভানেত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন। আমরা একাধিকবার কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করেছি, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং শেষ যে মিটিংটা হয়েছিল দিল্লিতে সেখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিট শেয়ারিং শেষ করে কে কোথায় লড়বে, অ্যালায়েন্সের কোন দল কোথায় লড়বে সেটা আপনি স্পষ্ট করে 31শে, যদিও আমরা বারবার চাইছিলাম এটা যত দ্রুত হয় তত ভালো, কিন্তু বারে বারে বলার পরও হয়নি। তারপর শেষ মিটিং যখন হলো তখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। अखबारों में पढ़ा है कि ममता जी ने कहा है 42 सीटों में वो लड़ेगी, पर हमारे ओर से हम चाहते हैं, देखिए जब हम समझौता करते हैं, समझौता का मूल सिद्धांत क्या होता है? लेन देन, हमें कुछ लेना है, हमें कुछ देना है। सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। सभी पार्टियों को इसको पहचानना है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही औपचारिक तौर से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसकी घोषणा दोनों ओर से की जाएगी। अब तो एक तरफा घोषणा हुआ है, हमने कुछ नहीं कहा है। लेकिन वो एक तरफा घोषणा है क्या जो जिसकी बात कर रहे हैं जयराम रमेश, ममता बनर्जी की घोषणा ना, तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कोई नहीं समझौता होने जा रहा है। फिर क्यों वो इतने आशा में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई बार तो ऐसा भी लगने लगा है समीर जी कि क्या कांग्रेस पार्टी ही नहीं चाहती कि समझौता हो किसी के साथ, पर यही कह करके कि देर हो रही नीतीश कुमार इधर आ गए, ममता बनर्जी ने मना कर दिया है और वो अभी भी देखिए इतने आराम से बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल, जयराम रमेश तो कहते कि टीएमसी ने एक तरफा घोषणा की है। एक तरफा घोषणा तो अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में कर दी थी कि आप 11 सीटों पे चुनाव लड़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बहुत पहले इसे सब चीज़ों का निर्णय कर लेना था और कांग्रेस ने नहीं किया, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि नीतीश कुमार को आपने संयोजक समय रहते नहीं बनाया, नीतीश कुमार चले गए। 31 दिसंबर तक ममता बनर्जी की जो डेडलाइन थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने की, आपसी सहमति बनानी थी, आप वो नहीं कर पाए, इसलिए ममता बनर्जी ने कह दिया कि आप 2 सीट पकड़िए जो 2 आपने पिछली बार
सीट जीती थी, दक्षिण मालदा और बहरामपुर, वहीं से आप चुनाव लड़िए, बाकी सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगी। अखिलेश यादव ने भी इस बात को मान लिया कि कांग्रेस सीटों के गठबंधन पर बहुत सहयोग नहीं कर रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके पास समय नहीं है, तो अखिलेश यादव ने भी आपको 11 सीटें दे दी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत पहले इस पर तेजी से निर्णय लेना था, और कांग्रेस नीतीश कुमार को गंवाने के बाद, ममता बनर्जी के खुला कहने के बाद कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, भले इंडिया गठबंधन में रहूंगी, कांग्रेस अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। कांग्रेस को सारे काम छोड़ के पहले सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी गंभीरता भली भांति समझ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी यह समझ में आ गया कि इस चुनाव में कुछ होने जा नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ो। अब क्या कहेंगे ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं? तो वो खुद नहीं कह रहे हैं, दूसरों से कहलवा रहे हैं कि हमारा अलायंस नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं मुझे है? नहीं लगता कि अब कोई ममता बनर्जी इस मामले में कोई समझौता करने वाली है। जिस तरह के जो हमने बयान जो है कांग्रेसी नेताओं के जो राज्य स्तर पे देखे हैं, अधीर रंजन चौधरी और बाकी सब लोगों के, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई भी समझौता होने जा रहा। और ममता बनर्जी पहले भी ये कह चुकी थी कि अगर आपको 2 सीटें चाहिए तो आप ले लीजिए कांग्रेस को, और कांग्रेस उसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में जो बाकी बयान अब जो है टीएमसी की तरफ से बाकी लोगों के आ रहे हैं, उससे भी यही समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो ये गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, वो कहीं जो है काम नहीं कर पाएगा, वो तहस नहस हो चुका है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं दरअसल वो सीधे सीधे भले न हो, लेकिन कम से कम लगता है कि जो कर रही है कांग्रेस वही कर रही है। भाई 31 दिसंबर जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, जो ममता बनर्जी ने कहा, या जो दूसरे लोग कह रहे थे, सच है कि अगर मार्च अप्रैल मई में चुनाव हो जाना है, मार्च के आखिरी सप्ताह तक निश्चित तौर पर आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में आप चुनाव के लिए उन सीटों का चयन अगर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किस सीट से लड़ेगा, इसका मतलब आप चुनाव खराब करना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप बिना तैयारी के नरेंद्र मोदी के सामने केसी त्यागी की बात आप सुन लीजिए, अखिलेश यादव की बात आप सुन लीजिए, इवन यहां तक कि ममता बनर्जी कहती हैं उनको छोड़ दीजिए, जो इनकी पार्टी के भीतर के लोग हैं, जब वो कई बार कह रहे होते हैं तो कहते हैं हाँ अभी कहां से होगा। और अब तो डिबेट में भी बाकायदा कई बार इनके प्रवक्ताओं के मुंह से भी निकल जाता है कि हाँ हमें अभी समय से तैयारी कर लेना चाहिए, समय से अपने प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। अब सवाल ये कि अगर इन सारे राज्यों में वो गठजोड़ नहीं कर पाएगी तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने सबसे लोवेस्ट पर जाने वाली है? मेरे लिए यह ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि क्या कांग्रेस पार्टी 2014 से भी नीचे इस चुनाव में जाती दिख रही है, क्योंकि बिहार हाथ से निकल गया, बंगाल निकलता दिख रहा है, महाराष्ट्र में बहुत गुंजाइश नहीं दिख रही है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाथ से जा चुका है। तो अब वो क्या करेंगे? पंजाब में अरविंद केजरीवाल साथ लेने को तैयार नहीं है, तो फिर कहां कौन सी जगह होगी जहां पर वो अपना एक कहें कि प्रभाव छोड़ पाएंगे? दक्षिण भारत की भी बात करें, केरल में बहुत गुंजाइश नहीं है, तमिलनाडु में जो डीएमके देगा उसी पर रहना है, तेलंगाना एक राज्य बनता है, और कर्नाटक में उनको रस्साकशी करनी है, अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आती हुई दिख रही है। चलिए आज कहानी कुर्सी के में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी आपका। दोपहर 3 बजे राजधर्म में लेकिन जरूर